पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ मेनार्ड कीन्स बुक, यानी कि आपसे ये पूछा गया है कि जो मेनार्ड कीन्स का जो बुक है तो उसका टाइटल क्या है दोस्तों, बताइए। तो ऑप्शन ए है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आपको ये पता है दोस्तों ये जो बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था अपने वीडियो लेसन। तो ये जो बुक है किसके द्वारा दिया गया है, मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई जो है अपना डिमांड को क्रिएट करता है, तो ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, सप्लाई क्रिएट्स इट ऑन डिमांड, ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, दूसरा कह रहा है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तीसरा कह रहा है किन्सियन इकोनॉमिस्ट और चौथा कह रहा है सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। तो बताइए दोस्तों ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया है, क्लासिक, नियो क्लासिक, केनेजियन और सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट। तो फ्रेंड्स सप्लाई और डिमांड, ठीक है, तो हर एक सप्लाई का अपना डिमांड होता है दोस्तों, तो ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का पार्ट है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का पार्ट है, और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो जहाँ तक अब ऑप्शन को देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल, केन्जियन, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है कि जो हमारा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये कहा कि एक तरफ होता है हमारा सेविंग, ठीक है, और एक तरफ होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के कंसेप्ट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है एज पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, क्या कर रहा है दोस्तों, एज पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होता है। पहला है डिमांड फॉर सेविंग, दोस्तों ये डिमांड फॉर सेविंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा कर रहा है सप्लाई ऑफ सेविंग, तो दोस्तों इस सप्लाई ऑफ सेविंग को हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। और तीसरा कर रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग, डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपको मैं रिकॉल करा दूं, जैसा कि हम लोगों ने क्लासिकल थ्योरी में देखा था कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कर्व होता है उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग वाई एक्सिस पे शो करते हैं, और हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को सेविंग को एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग में आपको रिलेशनशिप पता होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, यदि इन्वेस्टमेंट को भी हम सेम कर्व पे शो करें तो इन्वेस्टमेंट जो होता है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कुछ इस प्रकार का कर्व बनता है, ये सेविंग वाला है, ये इन्वेस्टमेंट वाला है, और जिस पॉइंट पे मीट करता है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो यही पॉइंट डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट को, ठीक है। तो ये पॉइंट पी यदि मान लेते हैं तो ऑप्शन ए कर रहा है खाली इन्वेस्टमेंट, ये भी गलत है, बी कर रहा है कि सेविंग, ये भी गलत है, ठीक है। तो दोस्तों सी कर रहा है कि इक्विलिब्रियम, ये सही है, यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग है उसके इक्विलिब्रियम से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि सप्लाई ऑफ सेविंग डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि जो सप्लाई ऑफ सेविंग है वो इंटरेस्ट रेट्स के, आप देखिए जैसे सप्लाई ऑफ सेविंग दिखे आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये सेविंग की बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सप्लाई ऑफ सेविंग घटता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि डिमांड फॉर सेविंग इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यानी डिमांड फॉर सेविंग कहा गया तो आपका इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। और फिर तीसरा कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, यानी अलग अलग इनकम लेवल के लिए इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है। तो फ्रेंड्स आइए जरा देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है सप्लाई ऑफ सेविंग, तो सप्लाई ऑफ सेविंग में आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेविंग से, ठीक है। तो सेविंग यदि हमारा बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो सेविंग भी बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि इन डिक्रीजेज भी देखिए, ये तो गलत है ना, ये सप्लाई ऑफ सेविंग जो है यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ सेविंग भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि डिमांड फॉर सेविंग यानी इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है दोस्तों, आपको पता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, यानी कि यदि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, यदि आप समझिए इन्वेस्टमेंट यदि ज़्यादा होगा, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो यहाँ ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। यदि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो सेविंग का इन्वेस्टमेंट आपका घटेगा,
तीसरा कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ये सही है दोस्तों। देखिए ये जो टर्म है लेवल ऑफ इनकम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। यदि लेवल ऑफ इनकम अलग अलग होगा तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम। तो फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट विल बी डिफरेंट। हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा लेवल ऑफ इनकम क्या है, कांस्टेंट है, जब हम एक कर्व को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका सही है। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ए और बी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द ऑड वन। अब दोस्तों आपसे ऑड वन को पिक करने का रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और मनी। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप क्लियर कीजिए। देखिए ऐसा है कि जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना दोस्तों, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो एक तरह का इनकम है। सो इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ इनकम। इंटरेस्ट जो है वो एक इनकम का टाइप है। ओके, तो एक तो टाइप हो गया हमारा इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट का टाइप हो गया इनकम। तो इसके अलावा और इनकम के अंदर क्या क्या आता है, इनकम के अंदर और भी कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि आप ले लोगे रेंट, उसके बाद आप ले लोगे वेजेज, ठीक है, उसके बाद आप ले लोगे प्रॉफिट। तो ये सभी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं जो कि इनकम के ही अंदर आते हैं। और एक कंपोनेंट है इंटरेस्ट भी। ठीक है, तो इंटरेस्ट, रेंट, वेजेज और प्रॉफिट, so these 4 are important components of income. Okay, so now see the option, pick out the odd one. तो बताइए दोस्तों, रेंट जो है वो तो हमारा इनकम का पार्ट है, इंटरेस्ट जो है वो हमारा इनकम का पार्ट है, वेजेज जो है इनकम का पार्ट है, लेकिन मनी इनकम का पार्ट नहीं है। तो ऑड वन आपका क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। समझ में आया, ऑड वन क्यों मनी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Keynes liquidity preference theory indicates that demand for money is purely a function of income and interest rate and have no effect on demand for money. Is purely a function of interest rate and income and no effect on demand of money. Is both a function of income and interest rate. And D is both a function of government spending and income. तो दोस्तों आपसे ये पूछा गया है कि Keynes थ्योरी में डिमांड ऑफ मनी जो होता है वो किसका फंक्शन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जहाँ तक हम लोगों ने कीन्स थ्योरी को समझा है, तो कीन्स थ्योरी में डिमांड ऑफ मनी में ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, प्रिकॉशनरी मोटिव होता है और एक हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव होता है। ठीक है, तो दोस्तों डिमांड ऑफ मनी जो है किसका फंक्शन है, ये आपसे पूछा गया है। आपको पता है दोस्तों कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन मोटिव पढ़ रहे होते हैं तो जो हमारा डिमांड ऑफ मनी है उसमें मैंने बताया था कि वो जो है इनकम पे डिपेंड करता है। मैंने आपको ये ग्राफ बताया था, याद होगा आपको। ट्रांजैक्शन मोटिव में मैंने बताया था ना कि ये यदि हम यहाँ पे इनकम को लिखाएं वाई एक्सिस पे और यहाँ पे हम यदि डिमांड को दिखाएं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि डिमांड ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगा, ऐसे समझिए। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि एक तो ये फैक्टर निकला आपका इनकम। उसके बाद मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है डिपेंड नहीं करता था ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट में। लेकिन जब आप स्पेकुलेटिव वाला पार्ट को पढ़े होगे तो स्पेकुलेटिव में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये ऐसा कर्व बनता है ना। ठीक है, तो आप यदि कंबाइन करो तो आप देख सकते हो कि इनकम भी डिमांड ऑफ मनी को अफेक्ट करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिमांड ऑफ मनी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों का दोनों फैक्टर हमारा क्या है, डिमांड ऑफ मनी को अफेक्ट करता है। तो ये कहना कि प्योरली इनकम का फंक्शन है और इंटरेस्ट रेट का कोई इफेक्ट नहीं, ये तो गलत है। बी कह रहा है कि प्योरली अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ये भी गलत है। सी कह रहा है कि हाँ ये सही है, इनकम का भी फंक्शन है और इंटरेस्ट रेट का भी फंक्शन है, डिमांड ऑफ मनी दोनों पे डिपेंड करता है। ट्रांजैक्शन मोटिव वाले केस में इनकम का फंक्शन है और यदि हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, कौन, डिमांड ऑफ मनी। ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने पिछले वीडियो में, आप यदि नहीं देखें तो वहाँ पे जाके उसे जरूर देखें। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी रिक्वायरमेंट है। सो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी so that you can answer this question very easily. Okay, so first of all your theory portion should be clear and then only you can answer this type of MCQs. So those aspirants who have not seen my earlier video, I request them to please see the description. I have given the link of previous video. Please watch them and then solve this MCQ session. Okay, then you will enjoy this particular session. Okay, so now let's continue to our next question. So the correct answer to this question is option number C. So let's continue to the next question. So now the question is question number 7. Keynes liquidity preference theory of interest rate suggests that the interest rate is determined by, फिर से देखिए क्या कह रहा है कि Keynes liquidity preference rate theory में इंटरेस्ट रेट को किस बेसिस पे डिसाइड करते हो आप। पहला है एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, दूसरा है सप्लाई एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड, तीसरा है द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी और चौथा है दोस्तों द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर। अब बताओ दोस्तों ये कीन्स थ्योरी में आप इंटरेस्ट रेट को कैसे डिसाइड करते हो, किस बेसिस पे डिसाइड करते हो।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो कीन्स थ्योरी में जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी। तो उस बेसिस पे हम लोग इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जब आप ये कर्व ड्रॉ करते हो, ये कर्व आपको याद है ना, ये कर्व आपको याद है कीन्स थ्योरी का जो कर्व आता है, ठीक है, जैसे हम लोग एलएम कर्व कहते हैं, एलपी कर्व होते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व करते हैं, कि उसी बेस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आरओआई दिखाते हैं, है ना, और यहाँ पे हम लोग डिमांड ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी दिखाते हैं, ऐसा ही होता है। और हम लोग जब एक इसमें 2 कर्व ड्रॉ करते हैं, एक तो मनी सप्लाई का कर्व होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट माना गया है, और ये डिसाइड कौन करती है? हमारी आरबीआई डिसाइड करती है, जो सेंट्रल बैंक है, और हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन जो हमारा मनी डिमांड का कर्व है वो कैसा होता है? वो हाइपरबोलिक होता है, कुछ इस प्रकार का कर्व होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा एमडी कर्व है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों का दोनों डिसाइड कर रहा है कि हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सो बोथ ऑफ देम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट. So that's why the correct answer to this question will be supply and demand for money. So option C will be the correct answer. Okay. So I think it is clear why option C is the correct answer. Let's move to the next question. Next question है हमारा, Keynes hypothesized that the transaction component of money demand was primarily determined by level of. अब देखिए कीन्स का जो थ्योरी है उसमें आपको पता है कि जो मनी का मोटिव होता है वो 3 मोटिव होता है। ट्रांजैक्शन मोटिव एक आपका है, उसके बाद है दोस्तों ट्रांजैक्शन के बाद अगला मोटिव क्या है आपको पता है, नेक्स्ट स्पेकुलेटिव है, और तीसरा प्रिकॉशनरी है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव के बारे में कहा गया है कि जो मनी डिमांड का ट्रांजैक्शन कंपोनेंट है वो कौन डिसाइड करता है? इंटरेस्ट रेट, वेलोसिटी, इनकम, स्टॉक मार्केट प्राइस। तो ये मैंने बताया है दोस्तों कि ट्रांजैक्शन मोटिव में मनी डिमांड में ये डिसाइड किससे होता है? ये डिसाइड होता है इनकम से, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है दोस्तों उसमें यदि आप कर्व ड्रॉ करो वाई एक्सेस पे ले लो इनकम को, ठीक है, वाई एक्सेस पे क्या ले लो? इनकम, और एक्स एक्सेस पे आप ले लो क्वांटिटी ऑफ मनी या डिमांड ऑफ मनी। ओके, तो ये आपको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को लोगे वाई एक्सेस पे, ठीक है, और यदि आप डिमांड ऑफ मनी को लोगे एक्स एक्सेस पे, ठीक है, तो ये ऐसा कर्व आता है। ये हम ट्रांजैक्शन मोटिव की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन मोटिव। सो ऐसा कर्व आता है दोस्तों। तो इसका क्या मतलब है कि डिमांड ऑफ मनी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट है, सो कोई मतलब ही नहीं है, बस किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है ना क्यों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स argued that the transaction component of the demand for money was primarily determined by level of people's. अब देखिए अभी मैंने बताया है कि जो ट्रांजैक्शन कंपोनेंट होता है डिमांड ऑफ मनी का वो पीपल के इनकम पे डिपेंड करता है। मैंने बताया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। विच ही बिलीव आर प्रोपोर्शनल टू। अब इनकम किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए? तो ऑप्शन ए बी तो होगा नहीं, सी और डी हो सकता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ट्रांजेक्शन सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों, ये जो है पीपल ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही है, ए और बी ही होगा, ठीक है, और ये इनकम के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Keynes argued that precautionary component for the demand for money was primarily determined by the level of people's and which he believed was proportional to। तो ये भी इनकम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, तो सी होगा। ये भी प्रिकॉशनरी कंपोनेंट का भी यदि बात करें हम, तो प्रिकॉशनरी कंपोनेंट में आपको बताया था कि जो हमारा एलपी होता है, एलपी क्या है ये देखिए, इसको समझिए। तो एलपी होता है, एलपी है हमारा प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकम का, ठीक है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिमांड फॉर मनी एज अ कुशन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी इज कॉल्ड। अब देखिए आपको ये तीनों का तीनों मोटिव के बारे में पता होना चाहिए। कोई अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज आ गया, यानी कोई कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसके कुशन के लिए जो डिमांड ऑफ मनी होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन मोटिव कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन मोटिव के अंदर हम लोग वैसा केस को हैंडल करते हैं जिसमें हमको डेली ट्रांजैक्शन के लिए मनी चाहिए। प्रिकॉशनरी लेंगे क्या? तो प्रिकॉशनरी में क्या होता है? इमरजेंसीज दोस्तों, इमरजेंसीज, हाँ यही चीज़ है प्रिकॉशनरी मतलब इमरजेंसीज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा इमरजेंसीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सीडेंट, ये सब हमारी प्रिकॉशनरी में आते हैं। स्पेकुलेटिव में क्या होता है दोस्तों कि आप यदि गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो उसके लिए पैसा का स्पेकुलेटिव होता है, यहाँ पे आप स्पेकुलेट करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। Keynes hypothesized that the speculative component of money demand was primarily determined by the level of। अब देखिए
यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा स्पेकुलेटिव कंपोनेंट होता है मनी डिमांड का, वो किससे डिसाइड होता है? इंटरेस्ट रेट से, वेलोसिटी से, इनकम से, या स्टॉक मार्केट प्राइस से। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्पेकुलेटिव कंपोनेंट जो मनी डिमांड का होता है वो डिटरमाइन होता है किसके लेवल से बताइए? इंटरेस्ट रेट से, या वेलोसिटी से, या इनकम से, या स्टॉक मार्केट के प्राइस से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट रेट से, ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्पेकुलेटिव कंपोनेंट होता है मनी डिमांड का वो इंटरेस्ट रेट पे निर्भर करता है। आपको पता है, इसका ग्राफ मैं आपको बता दूं कि यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को वाई एक्सिस पे दिखा रहे हो और यदि आप मनी डिमांड को एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हो, तो स्पेकुलेटिव कंपोनेंट ये कहता है कि ये दोनों आपका इन्वर्सली वेरी करेगा और कर्व कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो BCD तो नहीं होगा, लेकिन ए सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the 3 motives for holding money suggested by Keynes, which did he believe to be the most sensitive to the interest rate? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन है इंटरेस्ट रेट से? बताइए। ट्रांजेक्शन मोटिव इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है क्या? बिल्कुल नहीं है। प्रिकॉशनरी मोटिव इंटरेस्ट सेंसिटिव है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों मोटिव को इंटरेस्ट रेट से इंडिपेंडेंट है। आप कर बनाते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यदि वाई एक्सिस पे दिखा रहे हो और क्वांटिटी डिमांड को एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हो, क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी को, तो कर्व ऐसा बनता है किसके लिए? ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। इट मीन्स दैट द ट्रांजेक्शन मोटिव इन द ट्रांजेक्शन मोटिव ऑफ डिमांड ऑफ मनी एंड प्रिकॉशनरी मोटिव डिमांड ऑफ मनी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? Okay, but as far as speculative motive is concerned, you know what is speculative motive? In the case of speculative motive, it is the inversely proportional, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ध्यान रखना है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, मोस्ट सेंसिटिव कौन है? स्पेकुलेटिव मोटिव सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। सो द स्पेकुलेटिव मोटिव इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे देखते हैं। जेएम कीन्स एक्सप्लेन द इंटरेस्ट रेट प्योरली इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेएम कीन्स ने दोस्तों क्या कर रहा है आपसे क्वेश्चन, जेएम कीन्स ने जो हमारा इंटरेस्ट रेट को एक्सप्लेन किया वो किसके टर्म में था? इकोनॉमिक फेनोमेना, मॉनेटरी फेनोमेना, सोशल फेनोमेना, मार्केट फोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड है, देखिए जब जेएम कीन्स दिखे ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका मॉनेटरी फेनोमेना, ठीक है। उसने ये कहा, जेएम कीन्स ने ये कहा कि इंटरेस्ट जो होता है वो प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना होता है। क्या होता है दोस्तों? इट इज़ प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना, ठीक है। और ये किससे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से। इंटरेस्ट रेट किस पे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से। तभी तो कर्व आपको याद है, कर्व जो ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये एमएस होता है, ये एमडी होता है, और तब आप लोग इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हो। यही तो है हमारा कीन्स का थ्योरी। ये कहते हैं कि प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना है। और यदि आप क्लासिकल थ्योरी की बात करो तो वो कहते हैं क्या कि वो फंक्शन है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। तो यही तो अंतर है दोनों के बीच में, कीन्स का थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इंडिकेट्स दैट डिमांड ऑफ मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश। अब देखिए, एक तरफ है डिमांड ऑफ मनी और एक तरफ है हमारा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो कीन्स थ्योरी क्या बताता है कि डिमांड ऑफ मनी जो है, ग्राफ बनाइए आप, देखिए यहाँ पे आप लिखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे लिखिए आप डिमांड ऑफ मनी। तो कीन्स थ्योरी में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो यदि डिमांड ऑफ मनी सो इंडिकेट द डिमांड ऑफ मनी इज इन नेगेटिवली, या सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, पॉजिटिवली गलत है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है नेगेटिवली रिलेटेड टू वेल्थ। ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एज पर जेएम कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इफ नॉमिनल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। एज पर जेएम कीन्स थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज हायर इन द टू एसेट इकोनॉमी। ये टू एसेट इकोनॉमी क्या है ना, आपको पता है ना, एक टू एसेट इकोनॉमी आएगा आपका कैश इन हैंड, जिसको आप लोग मनी बोलते हो, और एक आएगा आपका बॉन्ड्स, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं टू एसेट इकोनॉमी, यानी दो ही एसेट है, या तो लोग पैसा कैश के फॉर्म में रखेंगे या तो बॉन्ड के फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या कर रहा है कि जेएम कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में यदि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है, यानी आरओआई जो है अपना क्या है, हायर है, ठीक है। तो पीपल जो है, लोग जो है क्या होल्ड करना अच्छा पसंद करेंगे? पहला है देयर पोर्टफोलियो मोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, देयर पोर्टफोलियो मोर इन द फॉर्म ऑफ कैश, देयर पोर्टफोलियो इन बैलेंस फॉर्म विल नॉट बोदर एज द इनकम लेवल आर हायर। अब बताइए दोस्तों क्या सही होगा इसका? तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट यदि हायर है टू एसेट इकोनॉमी में,
तो लोग किस फॉर्म में अपना इसकी किस फॉर्म में होल्ड करना सही उचित समझेंगे। तो फ्रेंड्स इसे इसे हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं कि यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हायर है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई होता है दोस्तों, तो लोग जो है उसे बॉन्ड के फॉर्म में उसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें ज़्यादा फायदा होगा यदि वो बॉन्ड के फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो दे विल इन्वेस्ट मोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, ओके, एंड दे विल इन्वेस्ट लेस इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने पे वो बॉन्ड पे ज़्यादा देंगे। अब जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया का बॉन्ड है, ठीक है, मार्केट फिक्स प्राइस है, ये इसका फिक्स प्राइस है 100 रुपया, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 5% मान लीजिए, ठीक है, क्या है 5%। अब कल के डेट में मान लीजिए कि आज से 1 महीना बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के हो गया 10%। अब आप बताइए ये 100 रुपया जो इसका फिक्स्ड प्राइस था, फेस वैल्यू था, अब वो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ में ही उतना वैल्यू दे रहा है, आपका दे रहा है ना, ठीक है। तो लोग क्या चाहेंगे कि वो कब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उन्हें क्या होता है यहाँ पे एडवांटेज मिलती है, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई एज पर। अब देखिए क्या कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस या डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, ये किसके अकॉर्डिंग है, क्लासिकल थ्योरी, जेएम गिन्स थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, हिक्स एंड हैंसन थ्योरी। तो बताइए ये किसके अकॉर्डिंग है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, तो ये है अपना जेम किन्स ने ही तो कहा था कि डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी की बेसिस पे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी इज द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जेम किन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इफ द नॉमिनल इनकम इज हायर इन टू एसेट इकोनॉमी। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यदि इनकम हायर है, ठीक है, इन अ टू एसेट इकोनॉमी, तो लोग क्या होल्ड करना चाहेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, ठीक है। तो कैश के फॉर्म में होल्ड करेंगे या आपका बैलेंस फॉर्म में होल्ड करेंगे या विल नॉट बोदर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है इनकम की, तो जहाँ तक बात है इनकम की, तो बताइए इनकम जो है आपका वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए होता है, और मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो इनकम होता है वो हमारा क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इनकम ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी भी क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा होगा तो वो क्या है कि वो, हाँ, विल लर्न टू होल्ड इन द पोर्टफोलियो बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कैश के फॉर्म में होल्ड करेंगे, ठीक है। नॉमिनल इनकम यदि हायर है तो दे विल डिमांड मोर इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट इज द बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस केस में हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन मोटिव ही तो होता है और ट्रांजैक्शन मोटिव में कैश आता है हमारा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लेकिन जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की हायर की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेकुलेटिव मोटिव आ जाता है, और स्पेकुलेटिव मोटिव में हमारा क्या होता है, बॉन्ड्स आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कीन्स आर्ग्यूड दैट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज लोअर। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि कीन्स ने क्या आर्ग्यू किया, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट जो है कोई नॉर्मल वैल्यू से लो है, तो पीपल क्या एक्सपेक्ट करेंगे बॉन्ड प्राइस को, और क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको ये कर्व का यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप जो ये हम लोग जो इक्विलिब्रियम का जो कर्व ड्रॉ करते हैं उसे ड्रॉ कीजिए, इसे आप समझ जाइएगा। देखिए ये हमारा एमएस है, ठीक है, ये हमारा क्या एमडी है, ठीक है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड का कर्व है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आर मान लो, ठीक है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ ले लो R1, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ ले लो R2। ये 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया, और इस चीज़ को मैंने अपने वीडियो लेसन में भी समझाया है दोस्तों। अब देखिए R1 जो है R से ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेस मनी सप्लाई है, यहाँ पे एक्सेस मनी सप्लाई है। तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का परचेजिंग होगा, यहाँ पे क्या परचेजिंग होगा, बॉन्ड का परचेजिंग होगा, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, कैश को बॉन्ड में बदलेंगे। यदि मान लीजिए कि आप इस जोन में हो, R2 वाले रीजन में हो, तो R2 वाले में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बॉन्ड के परचेज को डिक्रीज करेगा, तो लोग बॉन्ड को किस में बदलेंगे, कैश में बदलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये रीजन को, ये बॉन्ड का रीजन है, ये कैश का रीजन है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, इंटरेस्ट रेट जो है वो लो है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वैल्यू है अपना R, उससे लो है, यानी R2 वाला केस का डिस्कशन हो रहा है। तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वुड एक्सपेक्ट बॉन्ड प्राइसेस टू
अब बताइए दोस्तों कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है ना कि जो बॉन्ड प्राइस होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप देख सकते हो कि बॉन्ड इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस अपना क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो सी और डी तो होगा नहीं, ए और बी होगा। अब दूसरा पे आ जाइए, तो आपको पता है बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड क्या होगा दोस्तों। अब क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड क्या होगा तो अब वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इट विल इंक्रीज। आइए आगे देखते हैं, एज पर जेम किन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज हायर इन टू एसेट इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ इंटरेस्ट रेट हायर है, एक पूछेगा कि इनकम हायर, जो समझिए बात को, एक पूछेगा इनकम हायर, एक पूछेगा इंटरेस्ट रेट हायर। जब इनकम हायर होता है तो लोग कैश के फॉर्म में रखते हैं पैसा, ठीक है, और जब इंटरेस्ट रेट हायर होता है यानी स्पेकुलेटिव होता है तो वो बॉन्ड के फॉर्म में रखते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, इसी को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीन्स आर्ग्यूड दैट, कीन्स ने क्या आर्ग्यू किया था कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है रिलेटेड टू सम नॉर्मल वैल्यू, सो पीपल वुड एक्सपेक्ट बॉन्ड प्राइस टू, देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए दोस्तों, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड इंटरेस्ट रेट लो है, समझिए यहाँ पे एक चीज़, इसको मैं फिर से समझाता हूँ दोस्तों, इस कंसेप्ट को मैं आपको फिर से समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको गलत आंसर दे दिया, इसको मैं फिर से समझाता हूँ इस चीज़ को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कंसेप्ट वही है, आप जो इस कर्व को समझिए, कर्व से चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारा मनी सप्लाई है, ये हमारा मनी डिमांड का कर्व है, ठीक है। अब ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा R2, ठीक है। क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो अभी है वो लो है एज कम्पेयर टू सम नॉर्मल वैल्यू, यानी कि R1 है, मान लीजिए कि R1 है, ठीक है। तो R1 वाले रीजन में हो आप, तो R1 वाले रीजन में आपका क्या ज़्यादा है, मनी डिमांड जो है, मनी डिमांड क्या है वो ज़्यादा है, मनी सप्लाई क्या है, कम है। देखिए टेंडेंसी ये होती है कि आप चाहे इस रीजन में रहो चाहे इस रीजन में रहो, आपको आना है अपने इक्विलिब्रियम पे ही, ये आप देखोगे हमेशा टेंडेंसी मार्केट की ये रहती है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम को अटेंड करना चाहता है। अभी हमारा मार्केट है इस यहाँ पे, ठीक है। अब वो इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगा आप बताइए, इक्विलिब्रियम पे यदि पहुंचना है तो इंटरेस्ट रेट को क्या होना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ना पड़ेगा ना, उसे R1 से R पे जाना पड़ेगा, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज, और मनी डिमांड जो हमारा ज़्यादा है यहाँ पे वो घटेगा क्योंकि मनी सप्लाई कम है, सो मनी डिमांड विल डिक्रीज। सो आप देखो यदि इस सिचुएशन में जब इंटरेस्ट रेट हमारा लो है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वैल्यू, तो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड जो है वो घटेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चूंकि बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो हमारा बॉन्ड प्राइस क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे समझिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िए, इंटरेस्ट रेट लो है सम नॉर्मल वैल्यू, जब मैं नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो मैं R कर रहा हूँ, जब मैं इंटरेस्ट रेट लो की बात कर रहा हूँ तो R1 कर रहा हूँ। टेंडेंसी कर्व का क्या है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ भागेगा, तो इक्विलिब्रियम की तरफ यदि भागना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो बॉन्ड प्राइस हमारा घटेगा, सो बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज। सो ऑप्शन ए और बी गलत, ठीक है। आप सी और डी को देखते हैं, दोनों डिक्रीज है, लेकिन मनी डिमांड पे क्या हो रहा है दोस्तों, मनी डिमांड आप देखो तो एक्सेस है ना, तो मनी डिमांड हमारा एक्सेस है तो वो घटेगा ना, तब तो वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, सो मनी डिमांड विल डिक्रीज, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट हाई है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई है एज कम्पेयर टू सम नॉर्मल वैल्यू, तो फिर से वही कर्व आप ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट यदि हाई, R ले लो, ये R1 ले लो और ये R2 ले लो, तो आप किस जोन में होगे, आप इस वाले जोन में होगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट यदि हायर है तो टेंडेंसी होगी कि इंटरेस्ट रेट को घटाएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, घटेगा, तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, बॉन्ड प्राइस जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए या बी में से एक सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कौन सा सही है मैं बताता हूँ। और क्या करा है, क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड वुड, अब क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए, तो इस केस में क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड जो है वो क्या होगा, इट विल डिक्रीज, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड, अब देखिए ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑफ द 3 मोटिव फॉर होल्डिंग मनी
सजेस्टेड बाय कीन्स, विच डिड ही बिलीव टू बी द मोस्ट सेंसिटिव इंटरेस्ट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, इसका करेक्ट आंसर है स्पेकुलेटिव मोटिव, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जेएम कीन्स एज्यूम्ड अ सिंप्लीफाइड इकोनॉमी विद टू एसेट। ठीक है, ये पता ही आपको कि दो एसेट उसने 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 एज्यूम किया, तो दो एसेट जो उसने एज्यूम किया, तो आप बताना है कि वो कौन सा दो एसेट है। मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी और बैंक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड, मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट, मॉनिटरी एसेट एंड फिजिकल एसेट। अब देखिए पहली बात कि जब जेएम कीन्स देखिए तो मॉनिटरी एसेट ही होगा, फिजिकल एसेट का कोई बात ही नहीं है, सी और डी तो होना नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि दो एसेट कौन कौन से हैं, एक तो मनी है कैश के करेंसी के फॉर्म में, और दूसरा आपका बॉन्ड। ठीक है, तो आपका हाँ बॉन्ड किस में लिखा गया है, ए नंबर में, बी भी नहीं होगा, ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स